Yes, let us revise Accounting Standard 10, Property, Plant and Equipment, PPE। तो सबसे पहले तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहाँ अप्लाई नहीं होता है, तो बेटा ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बायोलॉजिकल एसेट्स पे अप्लाई नहीं होता। बायोलॉजिकल एसेट्स वही हो गए जिसे आप लाइव स्टॉक बोलते थे पहले, और कुछ हालांकि ये बियरर प्लांट्स भी होते हैं कुछ बायोलॉजिकल एसेट, पर उन पे फिलहाल ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होता है। तो इन शॉर्ट कहूं तो बायोलॉजिकल एसेट्स पे वैसे तो अप्लाई नहीं होगा, बट बायोलॉजिकल एसेट्स में एक कैटेगरी है बियरर प्लांट। बियरर प्लांट, उनके ऊपर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होगा। व्हाट आर बियरर प्लांट? तो बेटा जो फल देने वाले प्लांट होते हैं वो बियरर प्लांट होते हैं, जैसे मैंगो ट्री, ऑरेंज ऑर्चर्ड, ठीक है, तो वो होते हैं आपके। माइंस, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैसेस एंड अदर सिमिलर नॉन रीजनरेटिव एसेट्स, उनके ऊपर ये स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होगा। राइट्स ऑफ माइनिंग्स वगैरह पे ये स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होगा, और एसेट्स हेल्ड फॉर सेल पे ये स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होगा। तो ये स्टैंडर्ड के स्कोप से ये चीजें तो बाहर हो गई। क्या ये स्टैंडर्ड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और लीज्ड एसेट पे अप्लाई होगा? द आंसर इज यस, बट कुछ हद तक। लीज पे अगर कोई एसेट लाते हैं तो उसका इनिशियल रिकॉग्निशन एज पर एएस 19 ही होगा। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को भी वैसे एएस 13 में डिफाइन किया गया है, बट उसके बाद लाने के बाद इनके ऊपर जो डेप्रीशिएशन वाला पोर्शन है वो यहीं पर ही अप्लाई होगा, क्योंकि अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 डेप्रीशिएशन को भी डील करता है। तो बिकॉज ये डेप्रीशिएशन को भी डील करता है तो इनके ऊपर वो वाला पोर्शन अप्लाई होगा। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ पीपीई? पीपीई का मतलब क्या है साहब? सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो क्या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या टेंजिबल आइटम्स होंगे? द आंसर इज यस, दीज आर टेंजिबल आइटम्स। दैट मीन्स इसमें से इनटेंजिबल्स बाहर हो गए। डेफिनेशन में ही लिख दिया गया पीपीई जो होंगे वो टेंजिबल आइटम्स होंगे, तो इनटेंजिबल्स बाहर हो गए। विच आर हेल्ड फॉर यूज, जो हमने रख रखे हैं यूज के लिए, हम इन्हें कहाँ यूज करने वाले हैं? या तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स पे, या रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज पे, या फिर रेंटल्स देंगे, हम रेंटल पे दे देंगे किसी को, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस पे, जैसे कि ऑफिस में पड़ा कंप्यूटर, वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, एडमिन पर्पस में काम आ रहा है, ठीक है, और उनकी लाइफ मोर देन 1 ईयर होगी, तो दैट आर पीपीई। जो जो ये एसेट्स कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे वो सब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। एग्जाम्पल तो आपने पढ़ रखे हैं बेटा, व्हीकल, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, फिक्सचर्स, बिल्डिंग्स, कंप्यूटर्स, ठीक है, तो ये सारे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। वॉट अबाउट स्टैंड बाय इक्विपमेंट्स एंड सर्विसिंग इक्विपमेंट्स? स्पेयर पार्ट्स जो होते हैं उनको भी टेस्टिंग करना है कि क्या ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है या नहीं है। अगर वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 की डेफिनेशन फुलफिल करते हैं इन्वेंट्री वाले, तो वो एएस 2 में डील होंगे, और अगर ये यहाँ पर हमारे पीपीई की डेफिनेशन फुलफिल करते हैं तो एएस 10 में डील होंगे, ठीक है। सो जो क्वालिफाई नहीं करते हैं पीपीई की डेफिनेशन, देन दे आर कंसिडर्ड टू बी इन्वेंट्री। स्टैंड बाय और सर्विसिंग इक्विपमेंट के लिए बात हो रही है, ठीक है। नाउ पीपीई, चलो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये पीपीई की डेफिनेशन फुलफिल हो रही है। वैसे बता दूं, हम लोग जिसे पुरानी लैंग्वेज में बताऊं तो जिसे हम फिक्स्ड एसेट्स बोलते थे, जो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, फिक्सचर, मशीन्स वगैरह, व्हीकल्स, ये सब पीपीई हैं कुल मिला के, ठीक है। और एक बायोलॉजिकल एसेट्स में बियरर प्लांट और ले लो, ये सब पीपीई है। नाउ अगर हमें पता लग गया कि हाँ जी ये पर्टिकुलर आइटम पीपीई है, तो उसको कैसे रिकॉग्नाइज करना है, या बुक्स में उसे एसेट बताना भी है या नहीं बताना है, उसे पीपीई का दर्जा देना है या नहीं देना है, या उसे पहले ही साल में राइट ऑफ कर देना है। तो पीपीई को सबसे पहली बात बुक्स में तभी दिखाया जाएगा अगर दोनों कंडीशंस आपकी सेटिस्फाइड होती हो। क्या है दोनों कंडीशंस? वो दोनों कंडीशन है कि बेटा उससे अगर आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल रहे हो, एंड साथ साथ में उसकी आप कॉस्ट मेजर कर पा रहे हो रिलायबली।
आपकी अगर एक भी कंडीशन पिट जाती है इसमें, सपोज आपने किसी मशीन के ऊपर 50,000 रुपए खर्च कर दिए, ठीक है, आपकी कॉस्ट मेजर हो गई 50,000, बट आपने एक ऐसा सौदा कर लिया, सौदा करने के बाद उस तरह की मशीन्स आउटडेटेड हो गई हैं, आपके लिए अब कोई काम की नहीं रही है, ठीक है, उन्हें पीपीई का दर्जा नहीं देंगे, बिकॉज उसके कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आपको जनरेट नहीं होने वाले, हमको फ्लो नहीं होंगे, ठीक है। एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हुई तो पीपीई कैन नॉट बी रिकॉर्डेड, आपको पीपीई रिकॉर्ड ही नहीं करना है सर, फिर वो 50,000 खर्चे में डाल के, लॉस में डाल के खत्म करो, पीपीई का दर्जा उसे नहीं देंगे, ठीक है। Above recognition principle is to be applied on initial recognition of PPE and subsequent recognition। इसका मतलब फ्यूचर में भी आपको कभी लगता है कि साहब इसका अब कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है हमारे लिए, तो उसको उसी साल में राइट ऑफ कर दो, उसको पीपीई के दर्जे से हटा दिया जाना चाहिए, ठीक है। पास्ट एक्सपेंडिचर जिसको आप राइट ऑफ कर चुके पी&एल में, उसको कैपिटलाइज बाद में नहीं कर सकते, ये बात तो हमने वैसे आपको AS 26 में भी बताई थी इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर, ठीक है। नाउ चलो ठीक है, हमने दोनों कंडीशन वेरीफाई हो रही है, हम पीपीई की कॉस्ट मेजर कर पा रहे हैं और पीपीई से हमको फ्यूचर बेनिफिट्स होंगे और वो आइटम भी पीपीई है, तो उन्हें इनिशियली रिकॉर्ड किया जाएगा एट कॉस्ट, बात खत्म। सर फेयर वैल्यू पे नहीं बेटा, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, इनिशियली फेयर वैल्यू पे लाना है, बाद में ले आएंगे हम, रिवैल्यूएशन मॉडल है, कॉस्ट मॉडल है, दोनों में से एक मॉडल अडॉप्ट करके उसकी वैल्यू चेंज करेंगे, बट इनिशियली हर पीपीई किस पे रिकॉर्ड होगा, कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगा। सर ये कंपोनेंट के बारे में क्या लिखा है, तो बेटा कंपोनेंट अब आपको आइडेंटिफाई करने चाहिए इन सच पीपीई, क्योंकि डेप्रीशिएशन आपको कंपोनेंट बेसिस पर लगाना है, तो आपको इनिशियली ही कंपोनेंट आइडेंटिफाई कर लेने चाहिए अगर आपसे हो रहे हैं कंपोनेंट आइडेंटिफाई। सर कंपोनेंट मतलब, बेटा कंपोनेंट मतलब वो कंपोनेंट अपने आप में सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन रखता हो पीपीई में और उसकी डिफरेंट यूजफुल लाइफ हो, क्योंकि अगर सेम यूजफुल लाइफ है, सपोज एक प्लांट है उसमें एक बॉयलर लगा हुआ है, ठीक है, और उसकी अपने आप में एक सिग्निफिकेंट वैल्यू है, रेजिडुअल प्लांट की सिग्निफिकेंट वैल्यू है, बट दोनों की लाइफ 5-5 साल ही है, तो बेटा इनको अलग करने का कोई लॉजिक नहीं है, बिकॉज डेप्रीशिएशन फिर सेम बेसिस पे ही लगना, 5 साल के हिसाब से ही लगना, ठीक है। तो कंपोनेंट्स वो होते हैं जिनकी एक तो डिफरेंट लाइफ होती है, एक पर्टिकुलर पीपीई में हमने कोई पीपीई एक्वायर किया, उसमें हमने 3 कंपोनेंट आइडेंटिफाई कर लिए, जिसमें एक की लाइफ 5 साल है, एक की 10 साल है, और बाकी बचे हुए आइटम्स 20 साल चल जाएंगे, तो कहीं ना कहीं पीपीई को फिर कंपोनेंट बेसिस पे उनकी कॉस्ट आइडेंटिफाई करके रिकॉर्ड किया जाएगा, बट बड़ा उलझन वाला काम है। आप ये सोच सकते हैं कि सर हम इंडिविजुअल पार्ट की कॉस्ट कैसे पता लगेंगे, ठीक है। So component should be identified in PPE and these components should have a significant proportion in PPE and different useful life. Components are identified but do not prepare ledger for components। हाँ कोई कंपलसरी नहीं है, आपने ठीक है कंपोनेंट आइडेंटिफाई कर लिए, एक प्लांट है उसमें कंपोनेंट 1 C1 C2 C3 करके 3 कंपोनेंट आइडेंटिफाई कर लिए, बट आपको इनके C1 C2 C3 के लेजर बनाने की जरूरत नहीं है, आप लेजर एक ही मेंटेन कर सकते हैं, प्लांट अकाउंट, ठीक है, बट इसकी एक आपका जो रजिस्टर बनेगा, जो इसको फिक्स्ड एसेट रजिस्टर बोलते हैं, उसमें आप इनको सेपरेट आइडेंटिफाई करके सेपरेट वैल्यू पे डेप्रिशिएट करके आप अपनी बुक वैल्यूज रिवाइज कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। डेप्रीशिएशन कंपोनेंट बेसिस पर कैलकुलेट होगा। मेजर इंस्पेक्शन कॉस्ट और आल्सो कंसीडर्ड एज द कंपोनेंट ऑफ पीपी। अगर एक तो नॉर्मल इंस्पेक्शन कॉस्ट होती है, वो तो बेटा पीएल से राइट ऑफ हो जाती है, बट काफी एसेट्स होते हैं जिनका मेजर इंस्पेक्शन होता है रेगुलर इंटरवल्स पे, तो मेजर इंस्पेक्शन कॉस्ट भी आपकी पीपीई का ही एक कंपोनेंट है। और आपका नेक्स्ट टाइम जब मेजर इंस्पेक्शन होगा तो उस समय आप प्रीवियस इंस्पेक्शन कॉस्ट को हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, और नेक्स्ट इंस्पेक्शन कॉस्ट को हम कैपिटलाइज करवा देंगे। अगर कोई कंपोनेंट रिप्लेस होता है तो वही बात है, आपको ओल्ड कंपोनेंट की बुक वैल्यू को डी रिकॉग्नाइज कराना है, राइट ऑफ कराना है बुक से, और सच बुक वैल्यू विल बी आइदर अवेलेबल और एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन रिप्लेसमेंट प्राइसेस आफ्टर डिस्काउंटेड। आपको लगे कि सर इसकी क्या बुक वैल्यू होगी, तो आप डिस्काउंटिंग मेथड यूज लेके उसकी बुक वैल्यू आज की तारीख में पता कर सकते हैं। और कॉस्ट ऑफ न्यू कंपोनेंट आपको कैपिटलाइज करना है विद रेस्पेक्ट टू पीपीई। सर कॉस्ट कैसे निकालेंगे पीपीई की? बेटा पीपीई की कॉस्ट निकालने में दिक्कत नहीं है, पहले तो उसका तरीका देखो कि आपने पीपीई एक्वायर किस तरीके से किया। क्या हमने पीपीई को परचेस किया है?
या फिर हमने पीपीई को एक्सचेंज में ऑब्टेन किया है, हमने कोई पर्टिकुलर एसेट दे दिया और बदले में पीपीई ले लिया, हमने शेयर्स इशू कर दिए और बदले में पीपीई ले लिया, ठीक है। तो पीपीई को क्या हमने एक्सचेंज किया है, या फिर हमने पीपीई को परचेज किया है, या हमने बिजनेस कॉम्बिनेशन, जिसका मतलब हो गया अमालगमेशन, उसके अंदर हमने पीपीई को एक्वायर किया है। चाहे आपने जैसे भी किया हो, चाहे परचेज किया हो, चाहे बिजनेस कॉम्बिनेशन, चाहे एक्सचेंज, इसमें से जो दो केस है एक्सचेंज और परचेज, उसमें पीपी को हमेशा कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड किया जाएगा, हमेशा इनिशियली कॉस्ट पे मेजर किया जाएगा, एक्सेप्ट बिजनेस कॉम्बिनेशन, जहां आपको पता होगा कि हम उसको इनिशियली फेयर वैल्यू पे ले आते थे जब अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज होता था, हम काफी एसेट्स नई कंपनी में एक्वायर करते थे। नाउ बेटा परचेज पे कोई दिक्कत नहीं है कि साहब पीपी परचेज हुआ है तो सर कौन कौन सी चीजें कॉस्ट का पार्ट बनेगी, बनवा देंगे वो, ठीक है। मुद्दा है एक्सचेंज का कि अगर आपने एक्सचेंज के थ्रू पीपी एक्वायर किया है तो उस पर क्या रूल लगेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर एक्सचेंज है तो आपको चेक करना है कि क्या उस ट्रांजैक्शन का कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है या कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं करता है। सो एक्सचेंज डज नॉट हैव कमर्शियल सब्सटेंस और एक्सचेंज हैव कमर्शियल सब्सटेंस। कमर्शियल सब्सटेंस से हमारा मतलब है कि जहां हमारा इंटेंशन था उसमें प्रॉफिट एंड लॉस जनरेट करने का, ठीक है, जहां पर हमको लगता है कि हमारे कैश फ्लो उस एसेट से चेंज हो जाएंगे उस एक्सचेंज की वजह से, कि हमने एक्सचेंज कर रहे हैं तो हमारे कैश फ्लोस पे काफी इफेक्ट आएंगे, वहां कमर्शियल सब्सटेंस है। और एक जहां हमने कार दी और कार ले ली, एक तरह से सेम वैल्यू की थी बट स्टिल हमने एक्सचेंज किया, तो वहां कोई कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अगर कमर्शियल सब्सटेंस है तो आप जिस पीपी को एक्वायर करेंगे उसको डेबिट, जिस पीपी को दे रहे हैं उसको क्रेडिट। सर वैल्यू पे ही तो दिक्कत है कि आपने कहा इनिशियली पीपी को कॉस्ट पे मेजर किया जाएगा, तो जिस पीपी को आपने एक्वायर किया उसकी कॉस्ट क्या मानी जाएगी, तो जो फेयर वैल्यू है उस एसेट की जो आपने ऑब्टेन किया है दैट वुड बी द कॉस्ट। और अगर आपके पास फर्स्ट प्रेफरेंस में उसकी फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो जो फेयर वैल्यू आपने जो एसेट दिया है उसकी फेयर वैल्यू ही आपकी नए पीपी की कॉस्ट मानी जाएगी। डिफरेंस जो होगा अगर आप कैश का भी लेन देन करते हैं तो वहां आएगा और बाकी बचा हुआ डिफरेंस आपका पीएल में एडजस्ट होगा। और अगर कमर्शियल सब्सटेंस है नहीं तो न्यू पीपी और ओल्ड पीपी को जस्ट आपको नए पीपी को पुरानी ओल्ड बुक वैल्यू पे ही डिनोट करना है और पुराने पीपी को हटा देना और बदले में जो कैश लिया दिया गया है तो पीपी विल बी डेबिटेड टू कैश और कैश टू पीपी। नाउ इन केस ऑफ परचेज और कंस्ट्रक्टेड एसेट कॉस्ट विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। हम किस तरह कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे अगर हमने पीपी परचेज किया है या हमने खुद ने कंस्ट्रक्ट किया है। तो साहब ये हमने रूल बता दिया आपको, परचेज प्राइस उसमें से ट्रेड डिस्काउंट या रिबेट्स वगैरह हैं वो डिडक्ट कर दीजिए, और अगर कोई इंटरेस्ट एलिमेंट है डेफर्ड क्रेडिट के लिए कि आपको नॉर्मल क्रेडिट से भी बियॉन्ड टर्म के लिए क्रेडिट मिल गया तो ऑब्वियस है बचा हुआ उसमें जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है वो ब्याज का ही एलिमेंट होगा, तो उसको आप डिडक्ट कर देंगे तो डेट वुड बी योर नेट परचेज प्राइस। उस नेट परचेज प्राइस में इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह आपके जो टैक्सेस है जिनको आप रिकवर नहीं कर सकते, जिनकी क्रेडिट नहीं ले सकते, उनको ऐड कर दिया जाएगा। ड्रॉल जो हमने आपको बताया था उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाएगी। सर ड्रॉल मतलब आपको इनिशियल एस्टिमेट लगाना पड़ता है जो आपको उस पीपीई को फ्यूचर में फिर से रिमूव करना पड़ेगा या उस जगह को रीस्टोर करना पड़ेगा जहां पर आपने पीपीई को सेटअप किया है, तो उसको आपको आज ही इनिशियल एस्टिमेट करना पड़ेगा और उस कॉस्ट को जो 5-10 साल बाद लगने वाली है उस कॉस्ट को उसकी प्रेजेंट वैल्यू पर लाके आपको उसको आज ही पीपीई की कॉस्ट का पार्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए एंट्री आपको बताई थी हमने, पीपीई के अंदर कैपिटलाइज कर देंगे आज ही उस कॉस्ट को प्रेजेंट वैल्यू पे टू प्रोविजन फॉर ड्रॉल करके एंट्री कर देंगे। और डायरेक्टली इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट necessary to bring the asset to the present location and the condition in the manner intended by management। manner intended by management, जैसा मैनेजमेंट चाहता है
उस लोकेशन और उस कंडीशन में लाने तक का जो भी खर्चा है वो भी पीपीई की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। अच्छा, इन कॉस्ट में अगर आपने AS 16 पढ़ रखा है तो इसमें बोरोइंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज हो सकती है और गवर्नमेंट ग्रांट्स अगर मिली है तो वो डिडक्ट हो सकती है। ठीक है, इनको एडजस्ट किया जाता है। व्हाट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट फॉर मिम? कौन कौन सी कॉस्ट ऐसी होती है जो आपको लग सकती है कि ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है? तो बेटा इट इंक्लूड साइट प्रिपरेशन कॉस्ट, आपको उस पीपीई के लिए साइट प्रिपेयर करनी पड़ सकती है। इनिशियल डिलीवरी कॉस्ट 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, इनिशियल डिलीवरी और इंस्टॉलेशन कॉस्ट तो आपको पता ही है कि वो पीपीई की कॉस्ट का पार्ट बनते हैं जब तक एसेट रेडी फॉर यूज नहीं हो जाता। उस रेडी फॉर यूज टर्म को ही मैनर इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट बोला गया है। ठीक है, टेस्ट कॉस्ट हो गई जिसमें नेट ऑफ सेल प्रोसीड्स, कंसल्टेशन फीस, प्रोफेशन फीस एंड कल्टीवेशन कॉस्ट ऑफ बियरर प्लांट। जो भी बियरर प्लांट होते हैं अगर उनकी भी कॉस्ट निकालनी है तो उनकी जो कल्टीवेशन कॉस्ट है वो लगेगी। कॉस्ट ऑफ अनेबलर एसेट, अनेबलर एसेट्स का मतलब होता है जो नेसेसरी होते हैं उस पीपीई के ऑपरेशंस के लिए। लाइक हमने कोई रोड्स बना दी, फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स बना दिए हैं, तो सब ये सारी आपकी अनेबलर कॉस्ट है। कुछ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट नहीं होती है जो लग सकती है कि अच्छा इनको भी जोड़ना है क्या, नहीं इनको नहीं जोड़ना है। वो कॉस्ट क्या क्या हो सकती हैं? एबनॉर्मल लॉस हो गया आपका ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के कोई ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, रीलोकेशन वगैरह कर रहे हैं आप फैक्ट्री का, स्टाफ ट्रेनिंग एक्सपेंस है, पूजा एक्सपेंस, इनॉग्रेशन एक्सपेंस, इनिशियल ऑपरेशनल लॉसेस जो होते हैं, कभी कभी 2-4 महीने फैक्ट्री में लॉस हो सकता है, एडवर्टाइजमेंट वगैरह। ठीक है, एक्सपेंसेस इनकर्ड आफ्टर एसेट इज रेडी फॉर यूज टू पुट टू यूज, और एक्सपेंस आफ्टर मिम, मिम के बाद जो खर्चे हैं वो आपके कैपिटलाइज हो नहीं सकते। ठीक है, एनी अर्निंग्स विच इज नॉट रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन लाइक पार्किंग फीस शुड बी क्रेडिटेड टू P&L, वो साइड अर्निंग्स है, उनको कॉस्ट से रिड्यूस नहीं करवाना है आपको। सपोज हमारी साइट बन रही है पूरी जगह पे, एक अच्छा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, बट हमने कुछ वक्त के लिए, हमारी जगह बहुत बड़ी है तो हमने कार पार्किंग का एरिया बना दिया। ठीक है, साइड अर्निंग्स है, PL में डाल देना इनकम। प्रोविजन फॉर ड्रॉल का आपको इनिशियल एस्टिमेट करना है और इनिशियल एस्टिमेट ऑफ ड्रॉल इज मेड एंड इट इज डिस्काउंटेड, मैंने बात बोल दी है ये वाली। नौ चलो साहब, पीपीई को आपने जैसे तैसे बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया, उसको इनिशियली कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर दिया, बिजनेस कॉम्बिनेशन में लाए होंगे तो फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, एक्सचेंज पे लाए तो एक्सचेंज का रूल लगा दिया। ठीक है, एक्वायर किया है, परचेज किया है या फिर कंस्ट्रक्ट किया है तो अपनी मिम तक की जो कॉस्ट है वो ले लिया आपने। अब साहब सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन का क्या करना है? पीपीई आ गया बुक्स में, अब सब्सिक्वेंट आपके पास 2 मेथड्स हैं, आप चाहें तो कॉस्ट मॉडल फॉलो करें, आप चाहे तो रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करें। आप जो भी मॉडल फॉलो करेंगे वो पूरे क्लास ऑफ पीपीई पे लगेगा। मतलब अगर आपने बिल्डिंग्स पे, बिल्डिंग्स के भी 2 क्लास हो सकते हैं, जैसे ऑफिस बिल्डिंग्स हो गई, फैक्ट्री बिल्डिंग्स हो गई, तो आप ऑफिस बिल्डिंग्स जितनी भी जगह, फिर अब आपके ऑफिस है, 10 जगह हमारे ऑफिस बिल्डिंग है, तो सब पे कॉस्ट मॉडल लगेगा अगर आप कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हैं, और फैक्ट्री बिल्डिंग पे रिवैल्यूएशन मॉडल लग जाएगा। मतलब इस तरह आपको वर्क करना पड़ेगा। क्लास ऑफ पीपीई, क्लास का मतलब हो गया वही सिमिलर एसेट्स जिनके सिमिलर यूज होते हैं, जिनका नेचर और यूज सिमिलर होता है, जैसे कि लैंड, ऑफिस बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग, मोटर व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट, बियरर प्लांट, ऑफिस फर्नीचर, शिप्स एटसेट्रा। ऑल एसेट्स इन अ क्लास शुड बी आइदर एट कॉस्ट मॉडल और एट रिवैल्यूएशन मॉडल। कोई नई बात नहीं है इसमें। कॉस्ट मॉडल में हम एसेट को किस पे दिखाते हैं? तो कॉस्ट मॉडल में दिखाते हैं हम जो भी उसकी कॉस्ट है, जो हमने इनिशियली मेजर किया था और हमने उसको कॉस्ट पे बताया था, माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और माइनस एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस। इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 में आता है, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है, वो बुक वैल्यू है। और अगर रीवैल्यूएशन मॉडल है तो जो भी आपकी फेयर वैल्यू है उसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस। बेटा रीवैल्यूएशन मॉडल है तो भी आपकी फेयर वैल्यू के बाद आपका डेप्रिसिएशन लग सकता है, क्योंकि मे भी रीवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट कर रहे हैं तो हम 3-3, 4-4 साल में एक बार रीवैल्यूएशन कराएं, तो इन द मीन टाइम उन 3 साल में उसके बाद रिवाइज फेयर वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन वगैरह चार्ज होता है। ठीक है, एडिशनल डेप्रिसिएशन को आपको हमेशा P&L से राइट ऑफ करना है। पुराने रूल्स में हुआ करता था आप एडिशनल डेप्रिसिएशन को रीवैल्यूएशन रिजर्व से या इस तरह की चीजों से राइट ऑफ कर सकते थे, अब नहीं अलाउ। ऑल्दो एडिशनल डेप्रिसिएशन जितना अमाउंट आप चाहें तो रीवैल्यूएशन रिजर्व से सीधा रिटेन्ड अर्निंग में भेज सकते हैं। इसका मतलब हो गया डेप्रिसिएशन तो PL से ही राइट ऑफ होगा, PL अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। ये मैंने डेप्रिसिएशन को राइट ऑफ किया है,
ठीक है, डेप्रीशिएशन चार्ज नहीं किया, राइट ऑफ किया है। और जितना ये एडिशनल डेप्रीशिएशन एलिमेंट है, आप चाहें तो रीवैल्यूएशन रिजर्व से उतना अमाउंट उठा के सीधा जनरल रिजर्व में या यूं कहूं रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर कर सकते हो, बट आप ये एंट्री नहीं कर सकते रीवेल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू डेप्रीशिएशन। आप डेप्रीशिएशन को रीवेल रिजर्व से राइट ऑफ नहीं कर सकते, ऑल दो आप उतने तरह अमाउंट आप जनरल रिजर्व में बेच सकते हैं। अगर आप एसेट बेच देते हैं, डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, ठीक है, या एसेट फुल्ली राइट ऑफ है, तो आपका रीवेल रिजर्व पूरा पूरा उस समय रिटेन अर्निंग्स में या जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर जाएंगे। रीवैल्यूएशन आप एनुअली भी कर सकते हैं, अगर आपकी फेयर वैल्यू बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होती है, और 3 to 5 ईयर्स में भी कर सकते हैं। अगर फेयर वैल्यू स्टेबल रहती है तो 3 से 5 साल में एक बार रीवैल्यू कर लो। क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है? बड़ा आसान है बेटा। पुराना दो तरह के मेथड है, पुराना एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन एक बार बिल्कुल खत्म कर दो। तो हमने पुराना एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन खत्म कर दिया, एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू पीपी, ये खत्म हो गया पुराना एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन। और उसके बाद आप पीपी को रिवेल करा दो, पीपी अकाउंट डेबिट टू रिवेल रिजर्व। और दूसरा मेथड है जहां आप अपनी जितना वैल्यू आपने इसको इंक्रीज किया है, सपोज मैंने 30% मेरे पीपी को अपवर्ड रिवैल्यू किया है आज की बुक वैल्यू से, ठीक है, तो 30% ही कॉस्ट बढ़ा दो और 30% ही आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन बढ़ा दो, डिफरेंस अपने आप रिवैल्यूएशन रिजर्व में चला जाएगा। तो एंट्री विल बी पीपी अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन। ये मैंने 30% दोनों बढ़ा दी, तो डिफरेंस आपका 30% का रिवैल्यूएशन रिजर्व जनरेट हो जाएगा। फर्स्ट टाइम अगर रिवैल्यूएशन करते हैं और अगर लॉस आता है तो पीएल में एडजस्ट होगा, और लेटर ऑन अगर उसी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आता है तो पहले पीएल रिकवर होगा और उसके बाद नेट ऑफ डेप्रीशिएशन से, और उसके बाद आप रिवैल रिजर्व में डालेंगे। इसी तरह फर्स्ट टाइम अगर आप रिवैल्यूएशन करते हैं, गेन आता है और बाद, तो ऑब्वियस है रिवैल्यूएशन रिजर्व आएगा, और सब्सिक्वेंटली लॉस अराइज होता है तो पहले रिवैल रिजर्व से एडजस्ट होगा जितना एक्सटेंट आपका अवेलेबल है। ये चार्ट हमने आपको बनवा रखा है। डेप्रीशिएशन आपको भला बिल्कुल पता होना चाहिए कि चाहे एसेट यूज ना भी आ रहा हो तो डेप्रीशिएशन चार्ज होगा, कंपोनेंट बेसिस पे चार्ज होगा। डेप्रीशिएशन में भी जीरो हो सकता है ड्यू टू रेजिडुअल वैल्यू बीइंग मोर देन कैरिंग अमाउंट। रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है? तो शुड बी करंट रेजिडुअल वैल्यू, इसी तरह के सिमिलर एसेट की। डेप्रीशिएशन की डेफिनेशन क्या है? तो इट इज अ सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रीशिएबल वैल्यू को एलोकेट करवाना ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। सिस्टमेटिक एलोकेशन चाहे एसएलएम हो, चाहे डब्ल्यूडीवी हो, या कोई और अदर मेथड हो जो कि कंजम्पशन को रिफ्लेक्ट करता हो उस एसेट की। डेप्रीशिएबल अमाउंट का मतलब बिल्कुल करेक्ट है, कैरिंग अमाउंट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, और यूजफुल लाइफ इज ए मैनेजमेंट एस्टिमेट। इट इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ फॉर विच मैनेजमेंट एक्सपेक्ट यूजेज ऑफ एसेट। अगर आप चेंज करते हैं किसी भी मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन को तो डेट वुड बी ए चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। ये बात अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 में भी चर्चा करी थी हम लोगों ने। इस तरह के चेंजेस अब प्रोस्पेक्टिव बेसिस पे डील होंगे। रेट्रोस्पेक्टिव थे पहले, चेंज इन मेथड किया, प्रोस्पेक्टिव कर दिया सब कुछ, बिकॉज ये चेंज इन एस्टिमेट है। और एनटीटी को अपने हर साल डेप्रीशिएशन के मेथड को रिव्यू कर लेना चाहिए। डेप्रीशिएशन जिस दिन एसेट रेडी हो फॉर यूज होगा तब से बिगिन होगा, और डेप्रीशिएशन इज नॉट चार्ज ऑन लैंड। उसके पीछे कारण है कि उसकी लाइफ लिमिटेड नहीं होती है, लेकिन अगर ऐसी कोई जमीन जहां जैसे कचरा डाल रहे हैं, लैंडफिल बोलते हैं उसको, उसकी लाइफ अगर लिमिटेड है तो उसके ऊपर डेप्रीशिएशन आपको चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। थैंक यू।